राज्यसभा की कार्यसूची में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किए जाने और विचार तथा पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। इसके माध्यम से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव। सत्र के दूसरे दिन कल हंगामे और टकराव के चलते कामकाज प्रभावित रहा। दोनों सदनों में विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया। पेपर लीक और छात्रों के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। मॉनसून सत्र के पहले दिन भी दोनों सदनों में ज्यादा कामकाज नहीं हो पाया। दिल्ली में राहुल गांधी समेत कांग्रेस के बड़े नेताओं के धरने पर नया विवाद खड़ा हो गया है। सरकार का कहना है कि उसने संसद में चर्चा का प्रस्ताव स्वीकार किया, लेकिन इसके बाद कांग्रेस ने अपनी मांगें बदल दी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पहले राहुल गांधी ने संसद में नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा की मांग की थी और जब सरकार ने यह मांग ली तो वो अपनी बात से ही मुकर गए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए तैयार, जबकि कांग्रेस ने अब तक इस विषय पर चर्चा के लिए कोई औपचारिक नोटिस नहीं दिया है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, लोकतंत्र में विरोध की एक मर्यादा होती है और उसे पार करना अराजकता बन जाता है। उन्होंने राहुल गांधी के रवैये को लेकर तीखी आलोचना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उत्तर मैसेडोनिया की यात्रा का आज अंतिम दिन। आज वे कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। वे स्कोप्ये में मदर टेरेसा स्मारक जाएंगी और इस दौरान उत्तर मैसेडोनिया के राष्ट्रपति भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति स्कोप्ये संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करेंगी। इस कार्यक्रम में उत्तर मैसेडोनिया की राष्ट्रपति और स्कोप्ये की महापौर भी शामिल होंगी। वे ओहरिड झील का दौरा भी करेंगे। राष्ट्रपति ने इससे पहले भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत ऑर्गेनिक रसायन, उच्च गुणवत्ता का लोहा, इस्पात, विद्युत, मशीनरी और वस्त्रों का निर्यात कर रहा है, जबकि नॉर्थ मैसेडोनिया से उच्च गुणवत्ता का संगमरमर भारत आता है। राष्ट्रपति ने दोनों देशों से व्यापार में विविधता लाने और इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय करने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। वे कोयम्बटूर और तिरुपुर जाएंगे और GKNM कॉलेज ऑफ नर्सिंग के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मनीला में भारत के साथ आसियान पोस्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 2026 को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ऊर्जा, खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा मुख्य मुद्दे बन गए हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि हम सब समुद्री व्यापार पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, इसलिए इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना बेहद जरूरी है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत आसियान एजेंडे में व्यापार और निवेश, मोबिलिटी, टेक, डिजिटल और AI, ग्रीन और सस्टेनेबिलिटी, साथ ही कनेक्टिविटी शामिल है। सिर्फ गहरे सहयोग से ही जोखिम कम किया जा सकता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आसियान फ्रेमवर्क के तहत अन्य कई बैठकों में भी हिस्सा लेने वाले हैं, जिनमें ईस्ट एशिया समिट और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। विदेश मंत्री का ये दौरा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत आसियान के साथ भारत के बढ़ते जुड़ाव और आसियान भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की मजबूत प्रतिबद्धता को दिखाता है। 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के तौर पर बनाया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर फिलीपींस की यात्रा के दौरान क्वाड देशों ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत चंडीगढ़ में ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्री स्तरीय बैठक शुरू हो गई है। बैठक में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और आयुष पर विशेष फोकस किया जा रहा है। 4 दिवसीय बैठक में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों, डिजिटल हेल्थ और स्वास्थ्य क्षेत्र में AI के इस्तेमाल जैसे अहम मुद्दों पर मंथन कर रहे हैं।
स्वास्थ्य मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक में ब्रिक्स स्वास्थ्य घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा। 21 देशों के प्रतिनिधियों की भागीदारी वाली ये बैठक ग्लोबल साउथ की स्वास्थ्य प्राथमिकताओं को मजबूती से सामने रखने का अहम मंच बन रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने बताया कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का आधार नवाचार, सहयोग और सतत विकास है। भारत ने स्वास्थ्य सहयोग के लिए डिजिटल स्वास्थ्य अनुसंधान, नवाचार, क्षमता निर्माण सहित 9 प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान की है। अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की एसआईटी और पुलिस जांच के बीच आज और कल 2 महत्वपूर्ण बैठकें होने जा रही हैं। ये बैठक अयोध्या के मणिराम दास छावनी में आयोजित होंगी। आज होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक में संगठनात्मक ढांचे और मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक में शामिल होने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों का अयोध्या आगमन शुरू हो चुका है। कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद की साधु संतों के साथ बैठक प्रस्तावित, जिसमें प्रकरण और आगे की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। भारत ने अफगानिस्तान के नूरिस्तान में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। खाद्य सामग्री और टेंट सहित अन्य राहत सामग्री अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजी गई है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस कठिन समय में अफगानिस्तान के संकटग्रस्त लोगों के साथ है। भारतीय नौसेना अब से थोड़ी देर में कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी विरोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल करेगी। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि होंगे। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित आईएनएस मालवन में 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत युद्धपोत निर्माण में देश की बढ़ती क्षमता का परिचायक है। माहे श्रेणी की ये युद्धपोत तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में प्रभावी परिचालन के लिए बनाए गए हैं। इसमें नौसेना की समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी विरोधी क्षमता और मजबूत होगी। पंजाब में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा में कथित नकल के मामले को लेकर सियासी घमासान तेज। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने इसे शिक्षा व्यवस्था का बड़ा घोटाला बताते हुए पंजाब सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की। इस मुद्दे को लेकर पंजाब सरकार निशाने पर राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी ने मामले में सीएम मान को घेरा। वहीं शिरोमणि अकाली दल ने भी मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल पर पेपर लीक मामले की अनदेखी करने का आरोप लगाया। और जिनेवा में डब्ल्यूटीओ की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में भारत के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल कर रहे हैं। वाणिज्य सचिव ने कहा कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि समीक्षा अवधि के दौरान भारत ने रिकॉर्ड निर्यात हासिल किया, डिजिटल परिवर्तन को गति दी, नवाचार को मजबूत किया और कारोबार सुगमता में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। सिक्किम के नामची में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिक्किम पुलिस, कोल माइनिंग एक्सपर्ट्स की टीम फायर और इमरजेंसी सर्विसेज ऑपरेशन कर रही है। नामची में एनएचपीसी टनल गिरने की घटना में अब तक 12 लाशें बरामद हुई हैं। 13 लोगों की अभी भी फंसे होने की आशंका। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने दुर्घटना वाली जगह का दौरा किया और घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच बिठाने की घोषणा की। जम्मू कश्मीर के रियासी और ऊपरी इलाकों में लगातार बारिश की वजह से चनाब नदी और सलाल बांध के जलाशय में पानी का बहाव काफी बढ़ गया है। पानी का बहाव बढ़ने के कारण सलाल बांध के सभी गेट खोल दिए गए हैं ताकि अतिरिक्त पानी छोड़ा जा सके और जलाशय का जलस्तर नियंत्रित किया जा सके। मौसम विभाग ने गुजरात, राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। मौसम विभाग ने मुंबई में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। साथ ही मुंबई के अलावा ठाणे और रायगढ़ में भी भारी बारिश की संभावना। बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड में तेज बारिश की संभावना। वहीं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में आंधी तूफान आ सकता है।
यूपी सरकार ने उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर कम करने के लिए मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना लागू करने के दिशा निर्देशों को मंजूरी मिली। सर्वाइकल कैंसर से बचाव की दिशा में भारत सरकार का बड़ा कदम। देश भर में एचपीवी वैक्सीनेशन कैंपेन के तहत अब तक 52 लाख से ज्यादा लड़कियों को लगाई जा चुकी है वैक्सीन। 28 फरवरी 2026 से शुरू हुए अभियान में 14 साल की करीब 1 करोड़ 20 लाख पात्र लड़कियों को टीका लगाने का लक्ष्य है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर एचपीवी वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध। आज का दिन इतिहास में बेहद अहम। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक में सर्वसम्मति से तिरंगे को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अनायास निकला था कि इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। विकास, विरासत और सांस्कृतिक संरक्षण के मजबूत संकल्प के साथ डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड को प्रगति की न सिर्फ नई पहचान दी है, बल्कि तय किया है युवा सोच, आधुनिक परिवेश, नवाचार और अनंत उपलब्धियों का सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने उन संभावनाओं पर जोर दिया है जो सुखद भविष्य की नींव तैयार कर रही है। उत्तराखंड में दूरस्थ पहाड़ के सुदूर गांव भी पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। डिजिटल क्रांति के इस सफर में अपनी सरकार पोर्टल द्वारा रिकॉर्ड 976 डिजिटल सेवाओं का घर बैठे लाभ दिया जा रहा है। युवाओं के खिलते हुए चेहरे सरकार की कार्यकुशलता का प्रमाण दे रहे हैं। प्रदेश में पारदर्शी तरीके से युवाओं को रिकॉर्ड 33,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। सड़कें अब विकास और प्रगति की गाथा लिख रही है। 12,000 करोड़ से अधिक लागत से निर्मित एक्सप्रेसवे परियोजना से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2.5 घंटे की रह गई है। चार धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए 11,700 करोड़ से अधिक ऑल वेदर रोड का कार्य 92% से ज्यादा पूर्ण हो चुका है। भारतमाला परियोजना के तहत टनकपुर से पिथौरागढ़ NH 125 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण का कार्य 70% से ज्यादा पूरा हो गया है। डबल इंजन सरकार के अथक प्रयास से संवर रहा है उत्तराखंड, आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। शुरुआत करते हैं खबरों की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ बुआई, मॉनसून उर्वरक और बीज की उपलब्धता की समीक्षा की। शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को कम वर्षा वाले जिलों पर विशेष नजर रखने, राज्यों के साथ समन्वय बनाए रखने और किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सरकार ने 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी कर किसानों को राहत देने का फैसला किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के साथ लाकाडोंग हल्दी मिशन गोल्डन स्पाइस का शुभारंभ किया। इस दौरान सिंधिया ने कहा कि लाकाडोंग हल्दी अपनी उच्च प्राकृतिक करक्यूमिन मात्रा और बेहतरीन गुणवत्ता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश सरकार और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने राज्य में UAE फूड क्लस्टर स्थापित करने के लिए समझौता किया। इस परियोजना से फूड प्रोसेसिंग उद्योग में निवेश बढ़ेगा और निर्यात को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और UAE की अर्थव्यवस्था एवं पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मरी की मौजूदगी में MOU पर हस्ताक्षर किए गए।
सरकार ने आयुष दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए आयुष सुरक्षा पोर्टल शुरू किया। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने बताया कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आयुष दवाओं की बिक्री के लिए भी नियम सख्त किए गए हैं, जिसका उद्देश्य दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और नियामक अनुपालन को मजबूत करना है। केंद्र सरकार ने बताया कि पीएलआई उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत मार्च 2026 तक 14 क्षेत्रों में 2.40 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ। वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि इस योजना से 14 लाख से अधिक रोजगार सृजित हुए, जिसका दायरा अब इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र, ऑटोमोबाइल और खाद्य प्रसंस्करण समेत 14 क्षेत्रों तक बढ़ चुका है। केंद्र सरकार ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत देश में मछली उत्पादन बढ़कर 2024 और 25 में 197.75 लाख टन पहुंचा। सरकार ने कहा कि योजना के जरिए महिला लाभार्थियों को विशेष वित्तीय सहायता दी जा रही है, जबकि मत्स्य क्षेत्र के लिए कोल्ड चेन और विपणन ढांचे को भी मजबूत किया जा रहा है। नाबार्ड ने हरियाणा में सिंचाई, सड़क, पेयजल और अन्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए RIDF के तहत 15,056 करोड़ रुपए मंजूर किए। सोने और चांदी की कीमतों में हफ्ते के दूसरे दिन तेजी दर्ज की गई। 24 कैरेट सोना 1.43 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 2.23 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंची। वहीं अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 11 पैसे मजबूत होकर 96.25 पर बंद हुआ। आरबीआई की विदेशी मुद्रा नकदी बढ़ाने की पहल से रुपए को मिला समर्थन। मारुति सुजुकी ने बढ़ती लागत के चलते अपनी कारों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया। नई कीमतें अगस्त 2026 से लागू। अदानी टोटल गैस की आय सालाना आधार पर 27% बढ़कर 1,910 करोड़ रुपए पहुंची, जबकि शुद्ध मुनाफा 133 करोड़ रुपए रहा। इस दौरान सीएनजी, पीएनजी बिक्री में 13% की बढ़ोतरी हुई। रिलायंस रिटेल के ब्यूटी प्लेटफॉर्म टीरा ने दक्षिण कोरिया के डॉक्टर मेलाकसिन ब्रांड के साथ साझेदारी की। इसके तहत ब्रांड के उत्पाद टीरा के ऑनलाइन और चुनिंदा ऑफलाइन स्टोर्स पर होंगे उपलब्ध। स्वीडन की फर्नीचर रिटेल कंपनी आइकिया ने अगले कुछ वर्षों में दिल्ली एनसीआर में 6 नए स्टोर खोलने की योजना बनाई। इनमें छोटे शहर आधारित स्टोर और बड़े कॉन्सेप्ट स्टोर दोनों शामिल होंगे। अमेरिकी सेना ने कहा कि उसने लगातार 11वें दिन ईरान के सैन्य ठिकानों पर किए हमले। सेंटकॉम के अनुसार ऑपरेशन में सैन्य कमांड सेंटर, ड्रोन स्टोरेज, एयरक्राफ्ट हैंगर और लॉजिस्टिक ढांचे को निशाना बनाया गया। अमेरिका का दावा कि इन हमलों का उद्देश्य होर्मुज स्ट्रेट में ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करना और वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि 1 अगस्त से आयातित जेनरिक दवाओं पर 2 साल तक 0% टैरिफ रहेगा और इसके बाद 1 साल के लिए 100% और फिर 200% टैरिफ लागू किया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य दवा निर्माण को अमेरिका वापस लाना और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है। तय समय में उत्पादन इकाइयां नहीं लगाने वाली कंपनियों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि अमेरिका जल्द ही ईरान के पिकैक्स माउंटेन क्षेत्र को निशाना बना सकता है, जिसे ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा अहम ठिकाना माना जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान के लिए अमेरिकी एयरलाइंस की सीधी उड़ानें बहाल करने का किया ऐलान। यह फैसला राष्ट्रपति जोसेफ आउन के साथ बैठक के बाद लिया गया। अमेरिकी सीनेट में सुनवाई के दौरान यूक्रेन को मिलने वाली फंडिंग पर चर्चा। जनरल डैन केन ने कहा कि यूक्रेन ने अपनी सैनिक क्षमता में उल्लेखनीय सुधार किया। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने चेतावनी दी है कि अतिरिक्त फंड नहीं मिलने पर सेना के प्रशिक्षण अभ्यास में कटौती करनी पड़ सकती है। पेंटागन ने सैन्य तैयारियों और आधुनिकीकरण के लिए कांग्रेस से 87.6 अरब डॉलर की अतिरिक्त फंडिंग मांगी, जिससे सैन्य तैयारियां, कर्मियों की जरूरतों और हथियारों की खरीद के लिए धन शामिल है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस इस सप्ताह सीरिया का दौरा कर राष्ट्रपति अहमद अल शरा से करेंगे मुलाकात। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद सीरिया के भविष्य को लेकर उम्मीद कायम।
चिली के कोकिम्बो क्षेत्र में आई भीषण बाढ़ से भारी तबाही। हादसे में 10 लोगों की हुई मौत, जबकि 100 से ज्यादा लोग हुए प्रभावित। वहीं 3000 से अधिक घर हुए क्षतिग्रस्त। सरकार ने कोकिम्बो और हुआस्को प्रांत में इमरजेंसी घोषित कर राहत और बचाव अभियान तेज किया। दक्षिणी फ्रांस के इवॉर इलाके में भीषण जंगल की आग से 1700 हेक्टेयर क्षेत्र जलकर हुआ राख। वहीं अब आग कोरेंस, कोटिग्राक और मोन्टफोर्ट कस्बों की ओर बढ़ रही है। आग बुझाने के लिए 800 दमकल कर्मियों को तैनात किया गया है, जबकि सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और कई सड़कें बंद कर दी गई। फ्रांस के बोर्डो मेरीग्राक एयरपोर्ट के पास लगी भीषण आग बुझाने के दौरान 2 दमकल कर्मियों की हुई मौत। प्रशासन आग पर काबू पाने में जुटा। अर्जेंटीना के मेंडोजा में भारी बर्फबारी के चलते 50 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। खराब मौसम के कारण राहत और बचाव अभियान जारी। मौसम विभाग ने 2 अगस्त तक खराब मौसम बने रहने की दी चेतावनी। चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पहले दौर में भारत के आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराया। पूर्व जूनियर विश्व चैंपियन है फरहान। चाइना ओपन के पहले दौर में भारत की पीवी सिंधु का सामना भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा। हाल ही में जापान ओपन जीतने वाली सिंधु अपनी शानदार फॉर्म बरकरार रखना चाहेंगी। चाइना ओपन में पुरुष एकल में वर्ग में भारत की उम्मीदें लक्ष्य सेन पर टिकी होंगी। पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनलिस्ट लक्ष्य सेन पहले दौर में जापान के यूशी तनाका से भिड़ेंगे। चाइना ओपन में भारत के एचएस प्रणॉय का अभियान पहले दौर में ही समाप्त हो गया। प्रणॉय को मलेशिया के लियोन जून हाउ ने हराया। भारत ने अगले महीने होने वाले FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय टीम की घोषणा की। हरमनप्रीत सिंह होंगी टीम की कप्तान। भारतीय फेंसिंग टीम हांगकांग के लिए रवाना। सीनियर वर्ल्ड फेंसिंग चैंपियनशिप में लेगी हिस्सा। ग्रैंड मास्टर एम प्रणेश ने विश्व चैंपियन डी गुकेश को लगातार दूसरी बार दी शिकस्त। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट के छठे दौर में किया उलटफेर। भारत श्रीलंका यूथ टेस्ट का आज तीसरा दिन। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने पहली पारी में 8 विकेट पर 122 रन बनाए। भारत की अंडर 19 टीम ने अपनी पहली पारी में 411 रन बनाए थे। भारत की ओर से कुशाग्र ओझा और मनाल चौहान ने शतकीय पारी खेली। हशमतुल्लाह शाहिदी ने अफगानिस्तान के वनडे कप्तान के पद से दिया इस्तीफा। शाहिदी ने 55 वनडे में अफगानिस्तान की कप्तानी की। वेस्टइंडीज ने वनडे सीरीज के 5वें मैच में न्यूजीलैंड को 2 विकेट से मात दी। न्यूजीलैंड ने सीरीज 3-2 से अपने नाम की। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 268 रन बनाए। विल यंग, निक केली और टॉम लेथम ने अर्धशतक लगाए। फुटबॉल प्रशंसकों और पर्यटकों ने बार्सिलोना में स्पेन के स्टार फॉरवर्ड फेरान टोरेस की बनाई गई एक म्यूरल के साथ तस्वीरें खिंचवाई। स्पेन की ऐतिहासिक जीत की याद में बनाई गई कलाकृति। चेल्सी ने इंग्लैंड की फुटबॉलर मॉर्गन रोजर्स को एस्टन विला से साइन किया। खबरों के मुताबिक ये डील 117 मिलियन पाउंड में हुई है और अब वे सबसे महंगे ब्रिटिश खिलाड़ी बन गए हैं। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।